नमस्कार मित्रों। कोविड-19 में आप घरों में रह रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और सरकार द्वारा समय समय पर दिए जा रहे मार्गदर्शनों की पालना कर रहे हैं। मैं आपके स्वस्थ भविष्य की कामना करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत पर विचार विमर्श करेंगे। आत्महत्या शब्द का नाम लेते ही एक जहन में एक अलग सा एक विचार भाव पैदा होता है, लेकिन संभवतः दुर्खिम ही पहला व्यक्ति थे जिन्होंने आत्महत्या के अन्य कारकों की तुलना में सामाजिक कारकों को आधार मानकर इसकी वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। सबसे पहले तो हमें आत्महत्या शब्द को समझना होगा। व्यक्ति की वह निराशाजनक क्रिया जिसमें कर्ता को यह ज्ञात होता है कि इस क्रिया के पश्चात उसके जीवन का अंत हो जाएगा, तो हम ऐसे कृत्य को आत्महत्या कहते हैं। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक ली सुसाइड में अपने आत्महत्या संबंधित विचार प्रस्तुत किए हैं। यद्यपि दुर्खिम से पूर्व भी आत्महत्या पे लोगों ने चिंतन मनन किया, अपनी लेखनी से लिखा, लेकिन उनका दृष्टिकोण कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक, जैविकीय, भौगोलिक जैसे पक्षों तक ही सीमित रहा। दुर्खिम पहले व्यक्ति थे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जिन्होंने इसकी वैज्ञानिक सामाजिक आधारों पे विश्लेषणात्मक बात की। दुर्खिम ने फ्रांस की पुलिस फाइलों से 2000 केसों का अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि गर्मी में ज़्यादा आत्महत्याएँ होती है, सर्दी में कम होती है, प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों में ज़्यादा होती है, कैथोलिक धर्म के अनुयायियों में कम, तलाकशुदा, अविवाहित और विधुर व्यक्तियों में ज़्यादा, शादीशुदा जोड़ों में कम, सैनिकों में ज़्यादा, नागरिकों में कम, नगरों में ज़्यादा, गाँवों में कम। दुर्खिम इस अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए दुर्खिम ने आत्महत्या की एक सामाजिक व्याख्या प्रस्तुत की है। दुर्खिम के अनुसार वह सामाजिक परिस्थितियां जो व्यक्ति को प्रेरित करती है वह आत्महत्या करे। समाज आत्महत्या के लिए कई बार व्यक्ति को प्रेरित भी करता है और बाध्य भी करता है। दुर्खिम ने 4 प्रकार की आत्महत्याओं की चर्चा की है। नंबर 1, अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या से अर्थ है कि जब व्यक्ति अपने आप को समाज से फेंका हुआ महसूस करे, यानी जब व्यक्ति का अहम समाज के अहम के साथ में किसी प्रकार का कोई तारतम्य स्थापित नहीं कर पाता है, इगोइस्ट सोसाइटी, यानी जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कारणों से अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता, फलस्वरूप असफलता से हताश होकर आत्महत्या करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अहमवादी आत्महत्या। दूसरी आत्महत्या बताइए दुर्खिम ने, परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या क्या है मित्रों? अल्ट्रिस्ट। परार्थवादी आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या के ठीक विपरीत है। जहां अहमवाद में तो क्या था कि व्यक्ति अपने आप को समाज से फेंका हुआ महसूस कर रहा था, और परार्थवादी में क्या होगा? व्यक्ति का अहम समाज के अहम के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल जाएगा कि व्यक्ति अपने आप को समाज से अलग ही नहीं कर पाएगा। यानी अहमवादी के विपरीत परार्थवादी वह आत्महत्या है जिसमें समाज प्रेरित करता है या स्वयं व्यक्ति
समाज, समुदाय या समूह के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के क्रम में आत्महत्या कर लेता है। जैसे बॉर्डर पे हमारे सैनिक हैं, वो राष्ट्र के लिए जो शहीद हो रहा है, वो परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण है, जहाँ व्यक्ति के मन में ये भाव है कि मैं अपने आप को शहीद करके मेरे राष्ट्र, मेरे समाज, मेरी संस्कृति, मेरे देश की रक्षा करूँगा। तीसरी आत्महत्या है प्रतिमानहीनता या आदर्शहीन आत्महत्या। यानी जब समाज में यकायक परिवर्तन आते हैं और व्यक्ति इन यकायक परिवर्तनों के साथ कोई सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए, यानी जब किसी समाज में विधि व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाती है तथा कोई प्रतिमान या मानदंड नहीं बचते, इससे अराजकता की स्थिति, अनार्की, ऐसी स्थिति में की गई आत्महत्या इसी श्रेणी में आती है। चौथी है भाग्यवादी आत्महत्या या घातक आत्महत्या। यह प्रतिमानहीनता वाली आत्महत्या के विपरीत है। जब समाज अपने कठोर नियमों को किसी व्यक्ति पर बहुत अधिक आरोपित कर देता है, जिससे उसका जीवन दूभर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में की गई आत्महत्या भाग्यवादी आत्महत्या कहलाती है। जैसे दास या बंगाल की बाल विधवाओं की जो स्थितियां हैं, वो इसी का उदाहरण है। आत्महत्या के इस विश्लेषण के उपरांत कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जो हमारे मन में उत्पन्न ही होते हैं। जैसे तुर्खिम ने आत्महत्या के लिए अनेक कारकों की व्याख्या की है, जिनमें मनोवैज्ञानिक कारक भी मानते हैं, भौगोलिक कारक भी मानते हैं, साथ ही वो उन्हें स्थान भी नहीं देते, वो केवल सामाजिक आधारों पर ही करते हैं। और अगली जो महत्वपूर्ण बात जो कि इस सिद्धांत पे एक संशय पैदा करती है, वो ये है कि समाज में एक ही परिस्थिति में, एक ही समाज में एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और दूसरा नहीं करता। सीबीएसई का परिणाम आया, एक बच्चे ने सुसाइड किया और एक बच्चे ने नहीं किया असफल होने की स्थिति में। तो ये कहीं न कहीं इस सिद्धांत पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। लेकिन इन समस्त कमजोरियों के बावजूद, कमियों के बावजूद दुर्खिम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आत्महत्या की वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक व्याख्या की। साथ ही दुर्खिम ने ये बताने की भी चेष्टा की कि समाज में जो विकृत स्थितियां हैं, समाज में जो कहीं न कहीं आदर्शहीन स्थितियां हैं, वो भी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए बाध्य करती है। इसके लिए समाज को पुनः चेतनशील होना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं सीबीएसई में अब परसेंटेज के स्थान पे क्या कर दिया, ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया है। यानी ये कहीं न कहीं समाज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी प्रेरित और बाध्य करता है। यानी तंत्र के अंदर इससे क्या आती है, ज़्यादा पारदर्शिता आती है। और हर विद्वान का मित्रों यही मूल उद्देश्य होता है कि समाज की विकृतियों को ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से निकाला जाए। यही कारण है कि दुर्खिम को हम आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहते हैं। धन्यवाद।